आवाज़ इंडिया देख रहे सभी दर्शकों को मेरा जय भीम। मैं प्रिया सिंह आज उस पवित्र जगह पर खड़ी हूँ जिसको परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी नेक कमाई से खरीदा। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली की, जहां आज बामसेफ व राष्ट्रीय मूल निवासी संघ 5 दिवसीय 33वां संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन है, जिसमें भारत के कोने कोने से इस संघ में कार्यकर्ता सम्मिलित हो रहे हैं। इसी के साथ अगर बात विदेश की जाए तो यूके, लंदन व अन्य कई देशों से लोग इस अधिवेशन को संबोधित करने यहाँ पहुँचे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्घाटनकर्ता मिलिंद कांबले, राष्ट्रीय चेयरमैन डिक्की ग्रुप है, वह राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताराराम महना है, वह मुख्य वक्ता मलकियत सिंह बहल बामसेफ यूके से हैं। आइए चलते हैं इस कार्यक्रम में आगे, आपको मिलवाते हैं कुछ लोगों से। जय भीम सर। जय भीम। आप देख रहे हैं आज हमारे साथ हैं महेंद्र भास्कर जी, जो अंबेडकर भवन के इंचार्ज हैं। महेंद्र भास्कर जी, जैसे कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, तो इसका आपको सुखद अनुभव कैसा महसूस होता है, कैसा रहता है आपका अनुभव? ये जो प्रोग्राम होते हैं बाबा साहब अंबेडकर जी के, बामसेफ या समता सैनिक दल या भारतीय बौद्ध महासभा या दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन, पर बामसेफ की इतनी शाखाएं हैं, सब बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए हैं। आज जो 5 दिन का अधिवेशन जो बामसेफ का शुरू है, इससे भी लाखों करोड़ों दलितों को इसके माध्यम से प्रचार मिलेगा और बाबा साहब की प्रचार को और आगे बढ़ाने के लिए बामसेफ, मैं तो चाहूँगा कि ये सारे बामसेफ के लोग एक बामसेफ बना लें। बाबा साहब जैसे एक थे, ये भी एक हो जाए, तो हम तो यही विश्वास करते हैं कि भगवान बाबा साहब अंबेडकर और बुद्ध भगवान जी इन बामसेफ वालों को सद्बुद्धि दे और ये सब एक हो जाएं। आप देख रहे हैं आज हमारे साथ हैं अर्चना गौतम जी, जो कि नोएडा से हैं, वरिष्ठ समाज सेविका हैं। अर्चना गौतम जी, जैसे कि यहाँ पर अंबेडकर भवन में इस 33वें राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है, तो इस अधिवेशन के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। ये अधिवेशन बहुत ज़रूरी है हमारे देश में और बामसेफ इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। देश में बहुजनों को जगाने का काम बामसेफ से अच्छा शायद मेरे ख्याल से कोई और नहीं कर रहा। और ऐसे अधिवेशन मैं तो कहती हूँ कि साल में एक बार नहीं, 2 बार जरूर हो जाना चाहिए, क्योंकि पूरे देश भर के बहुजन समाज के लोग ऐसे अधिवेशनों में इकट्ठे होते हैं और उन्हें अपने अधिकारों और अपनी बाकी काफ़ी चीज़ों के बारे में जिन्हें वो नहीं जानते हैं, और वो सारी चीज़ें उन्हें पता लगती हैं। हमारा जो इस देश का जो क्रीमी तबका है, जो थोड़े बहुत लोग जो हैं जो आगे बढ़ गए हैं, वो बामसेफ के अधिवेशन में आते हैं और उनकी क्या ड्यूटी है कि वो लोगों को समझाएं कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, उन्हें वो रास्ता दिखाते हैं। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। मैं हमेशा बामसेफ के अधिवेशन में आती हूँ और उनमें शरीक होती हूँ, अपने विचार भी रखती हूँ। कुसुम मेघवाल जी, जैसे कि यहाँ पर अंबेडकर भवन में 33वां राष्ट्रीय महाधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर महिलाओं को भी संबोधित किया जाएगा, इस विषय में आप क्या कहेंगे, हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, महिलाओं के लिए सबसे पहले तो समानता, जो भारतीय संविधान ने समानता दी है, लेकिन भारत में अभी तक ये जो समानता आई नहीं है, तो महिलाएं जो विशेष रूप से संबोधित करती है तो इक्वलिटी, और हम चाहते हैं भारतीय संविधान के अनुसार महिलाओं को भी भारत में वही समानता मिले, जो लोग मतलब जो अधिकार पुरुषों के वो महिलाओं को मिले। महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए भारत सरकार को बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन करते नहीं है, कहते कुछ है करते कुछ है। टोटल जितना काम हो रहा है सब संविधान के विरुद्ध हो रहा है। इसलिए अभी भी जितना है जितना, और सबसे ज़्यादा परेशानी होती है महिलाओं को घर कैसे चलानी पड़ती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी महिलाओं को होती है। लेकिन महिलाओं की तकलीफ को विशेष तौर से कोई ध्यान नहीं देता, ऊपर ऊपर कहने की बातें और होती है। हम चाहते हैं कि वास्तव में मतलब भारतीय संविधान के अनुसार, क्योंकि भारत महिला और कुछ नहीं चाहती, और महिलाओं के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को बताना चाहिए, और सावित्रीबाई फुले, रमाबाई जो किया है काम, लेकिन भारत के पाठ्यक्रमों में भी सावित्रीबाई को नहीं पढ़ाया जाता, बाबा साहब को नहीं पढ़ाया, जबकि बाबा साहब को एक दलितों का मसीहा करके एक तरफ डाल दिया। लेकिन जबकि उन्होंने भारत के लिए किया, राष्ट्र के लिए किया, सब कुछ किया, लेकिन वो लोग केवल उनको सीमित में रखते हैं। इसलिए हम चाहते हैं भारतीय संविधान के अनुसार, संविधान जो कहता है ये देश उसके अनुसार चले। हम सब ये काम करते हैं, हमारी और कोई मूल मांग ही यही है कि भारतीय संविधान के अनुसार ये देश चले। आज जब जय भीम कहकर बाबा साहब के गले में माला पहनाने का काम करते हैं, और असल में वो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के साहित्य के आंदोलन में, उनके मोमेंट में
फांसी का फंदा लगाने का भी काम करते हैं। ये दोनों चीज़ें समानांतर रूप से चल रही हैं। हमें आज बहुत जागरूकता से ये बात समझनी है कि इस देश के शासक क्या कह रहे हैं। जब मोदी ने कहा हमारे समाज के बच्चों को ऊना में पीटा गया, निर्ममता से पीटा गया, गौ हत्या के नाम पर पीटा गया, तो इस देश का प्रधानमंत्री को वहां जाकर के कार्रवाई करनी चाहिए थी। मगर क्या कहता है कि मेरे इन निर्धन भाइयों को मत मारो, तो आप उनको मत मारो, मुझे शूट कर दो। शूट का मतलब क्या समझते हैं? गोली मारना नहीं। ये जो आप मुझे शूट कर रहे हैं ना, फोटो लेना, तो वो कह रहा है। हमारे लोग समझते हैं कि बहुत बड़े न्याय की बात कह रहा है। हम पराक्रमी लोग हैं। ये बामसेफ का जो सम्मेलन आज होने जा रहा है, भाई हमारे ताराराम मीणा जी के नेतृत्व में हम ये बताने आए हैं हम पराक्रमी लोग हैं। हमारे पराक्रम का आपने प्रमाण लेना है तो जाओ 1818 के 1 जनवरी का भीमा कोरे गांव की नदी में जो हमारे 500 जवानों ने पेशवा राज्य के 25,000 लोगों को गाजर मूली की तरह काट के उस भीमा कोरे गांव नदी को खून की नदी बना दिया था। और उस साम्राज्य को जो हमारे पुरखों के खून के बलबूते पर चल रहा था, हम पर जुल्म अत्याचार कर रहा था, ऐतिहासिक रूप से हमारे ऊपर जो जघन्य अपराध हुए थे वो पेशवाओं के शासनकाल में हुए थे। और हमारे 500 जवानों ने और पेशवाओं की 25,000 फौज को धराशायी करके जो गौरव गाथा फहराई थी, आज वो विजय स्तंभ जो भीमा कोरे गांव में खड़ा है वो हमें पुकार रहा है कि आओ अपने पुरखों के गौरव को सम्मानित करने के लिए, स्थापित करने के लिए हम सबों को लामबंद होकर के अपनी संस्कृति को फैलाने का, घर घर तक पहुंचाने का काम करना है। और अब बेटे हम तो उसी काम में लगे हैं। जब तक जिंदा रहेंगे बाबा साहब के नाम पर इसी तरह दर दर पर जा कर के उनके संदेश को फैलाते रहेंगे। मेरे साथ आज जितेंद्र केन जी हैं जो प्रेसिडेंट डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले सभी भीम सैनिकों को मैं क्रांतिकारी जय भीम बोलना चाहूँगा। और जिस तरीके के आयोजन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी की 125वीं जयंती पे दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं, बल्कि विश्व के 13 राज्यों में और यूएन ने मनाने की ये जो चेष्टा करी है और अभी भी वो प्रोग्राम जो है देश भर में चल रहे हैं, उसका सिर्फ एक कारण है कि आज बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो एक नाम नहीं अपितु एक विचारधारा बन चुके हैं। और कोई भी विचार जब बनता है, पनपता है, तो उसका फैलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो सामाजिक क्रांतियाँ होती हैं वो विचारों से होती हैं। बाबा साहेब अंबेडकर का जो योगदान है ये बहुत सिर्फ एक दलितों तक की सीमित नहीं है। अगर हम बात करें उनके योगदान की तो नारी के मुक्तिदाता के रूप में उनका योगदान है। बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे। उन्होंने अपनी जो किताब लिखी प्रॉब्लम ऑफ रुपी, उसमें बाकायदा उन्होंने आज जो ये जो बीजेपी की जो सरकार है जिस तरीके से नोटबंदी इन्होंने चला रखी है और 10 साल के बाद चेंज होना चाहिए, उसका क्रेडिट वो लेना चाह रहे हैं। अगर आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वो किताब को देखें तो उसके अंदर उन्होंने आज से कम 40 वर्ष पहले इस बात को लिख दिया था कि अगर आप इस तरीके के काला धन, भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं तो आप हर साल 10 साल बाद अपनी मुद्रा को चेंज करें। तो ये बेसिकली जो भी सरकार इस समय काम कर रही है वो बाबा साहब की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही है, परंतु वो सिर्फ वोट बैंक को कैश करने के लिए कर रही है। हम नर्मदाबाद की बात करें, जल योजना की, उसमें बाबा साहब का योगदान रहा। बाबा साहब ने सबसे पहले जो पार्टी बनाई लेबर पार्टी, उसमें बाबा साहब का योगदान रहा। अदरवाइज़ उससे पहले 18 घंटे लोग काम करते थे, 8 घंटे का जो बनाया, पीएफ का बोनस का जो बनाया, मतलब बाबा साहब का जो योगदान अगर हम देखें जो आज सामने आ रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं इसके लिए क्या कहते हैं, आप जैसे मीडिया कर्मियों को भी मैं बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है इसके अंदर। जब से ये सोशल क्रांति हुई है, मीडिया की क्रांति हुई है, देश विदेश में लोग बाग जो हैं उसको समझने लगे हैं और बाबा साहब की विचारधारा को पढ़ने लगे हैं और वो फैलाने लगे हैं। आज हमारे साथ हैं मलकी सिंह बहल जी जो बामसेफ यूके से आए हैं। सर, जैसे कि आप यूके से आए हैं और इस मंच के माध्यम से आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, और जो आज का 33वां संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है उसका मकसद क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को यूके में जाकर ही पढ़ा, और जब मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा और देखा तो
विदेश में हम देखते हैं तो जब कभी भारत की बात आती है तो दो फिगर्स ही उभर के आती हैं। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आते हैं जो प्रधानमंत्री थे, और एक महात्मा गांधी जी आते हैं जो राष्ट्रपिता कहते हैं। तो बाबा साहब का कहीं नाम आता नहीं। इसी मकसद को लेकर कि भाई बाबा साहब को भी उसके स्ट्रेचर की हाइट, उसकी हाइट की, उसकी पर्सनालिटी की जगह उसकी मिलनी चाहिए। हमने बाबा साहब के प्रति वहाँ काम करना शुरू किया। उसके फिर बाबा साहब की सेंटनरी आ गई। उस सेंटनरी में हमने इंटरनेशनली बाबा साहब को इतना प्रमोट किया कि आज आप देख रहे होंगे कि अगर यूएनओ भी बाबा साहब का जन्मदिन मना रही है और कोलंबिया यूनिवर्सिटी उसके स्टैचू, कम से कम 18 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं इंटरनेशनली जिनमें हमने बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू लगाया, लिटरेचर बांटा। उसकी वजह से आज बाबा साहब मुझे ये लग रहा है कि विदेश में ज़्यादा पॉपुलर हैं। हमारी ये सोच थी कि जो लोग जहाँ से आज़ाद करके बाबा साहब ने बाहर भेजे हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी समझें कि अगर हम आज आज़ाद होकर देश में ही नहीं विदेश में भी छाती चौड़ी करके घूम रहे हैं तो इसकी कंट्रीब्यूशन जो करी है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने करी। वरना बहुत से संत महंत पीर फकीर आए पहले, लेकिन कोई अंतर नहीं हुआ। जो भी अंतर आया वो केवल और केवल और केवल बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी की और उनके स्ट्रगल की वजह से आया। ये मेरा मानना है। और हम मेरा अपना मानना है, मैं इसलिए आता हूँ कि नेशनल जो मूवमेंट है हमारी, जो बम सेफ चला रही है, और इंटरनेशनल जो लोग बैठे हैं उनको बम सेफ के बारे में बताऊं और जहाँ के इनके मकसद के बारे में बताऊं, और एक ब्रिज का काम करूं कि नेशनली और इंटरनेशनली हम दोनों अगर ताकतें पूल इन कर लें तो कैसे हम एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन हो ये रहा है कि हमारी बहुत सी छोटी छोटी संगठन हैं, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, छोटे छोटे मकसद के लिए काम कर रहे हैं। और अगर ये सारे लोग इकट्ठे होकर एक बड़े मकसद के लिए, जैसे हम कह रहे हैं कि भाई अगर संविधान ही हम बचा पाए और संविधान को ही लागू करवा पाएँ तो ये एक बहुत बड़ा हमारा मसला हल हो जाएगा। और आने वाली पीढ़ियाँ, जैसे इस संविधान ने मैं तो बहुत गरीब घर से आया था, मैं तो पढ़ भी नहीं सकता था। पढ़ने के लिए स्टूडेंट अच्छा होने के लिए स्कॉलरशिप चलता था, शेड्यूल्ड कास्ट का होने के लिए स्कॉलरशिप मिलती थी। तो अगर मुझे कोई ऐसी एड नहीं मिलती तो मैं तो पढ़ भी नहीं पाता। मैं ब्रिटेन में जाकर वहाँ फर्दर एजुकेशन की। फिर मेरे मन में आया कि भाई एजुकेशन का एक अपना है, क्यों ना मैं बिज़नेस करके देखूं। जहाँ तो सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं तो मैं बिज़नेस में गया। आज मैं बाबा साहब की इतनी मेहरबानी है कि मैं हर महीने एक बार एरोप्लेन में चढ़ता हूँ, जिसको कभी गांव में कभी वो क्या कहते हैं बैलगाड़ी पे नहीं किसी ने चढ़ने दिया था। तो ये तब्दीली मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, जो आने वाली हमारी जनरेशन है, उसको बताऊं कि अगर आपको ये सारी सुविधाएं किसी तरीके से मिल सकती हैं तो केवल एंड केवल एक ही जगह से मिल सकती हैं, वो है बाबा साहब अम्बेडकर। आज हमारे साथ सूबे चंद राम जी हैं जो कि इनकम टैक्स कमिश्नर मुंबई से आए हैं। सर, यहाँ पर जो अंबेडकर भवन में 33वां संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो आपको जैसे कि आवाज़ इंडिया टीवी चैनल पे देख रहे लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो इस जो अधिवेशन है इसका मेन मोटिव क्या है, मकसद क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। भारत के संविधान के मूल भावना को इस देश में लागू करवाना है। लोग प्रश्न करते हैं कि भारत के संविधान का मूल भावना, बेसिक या फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, बताते हैं कि इस देश में भारत के संविधान के मूल भावना को ठीक से लागू नहीं किया गया है। भारत के संविधान के मूल भावना को, बेसिक ऑब्जेक्ट्स को ठीक से लागू कर दिया जाए तो इस देश की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दूसरी बात है कि बाबा साहेब ने हम लोगों को कुछ जवाबदारी दी है। जवाबदारी दी है वो ये कि पब्लिक को
इस देश के नागरिकों को जागरूक करो, एजुकेट करो। इसीलिए जो है हमारा बामसेफ राष्ट्रीय मूल निवासी संघ पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को जागरूक कर रहा है, उनको प्रबोधित कर रहा है, उनको एजुकेट कर रहा है। तीसरी बात कि लोगों में इतिहास बोध नहीं है, इतिहास की जानकारी नहीं, पुराण बोध तो है, ऐतिहासिक समझ की भी बहुत अभाव है। तो वो भी बाबा साहब का हमारा तीसरा काम है कि भारत में ऐतिहासिक बोध विकसित करना बहुत ज़रूरी है। चौथी बात है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है। ये देश जो है एक षड्यंत्र का शिकार हो गया है। सबसे बड़ा षड्यंत्र यह है कि अंधविश्वास का शिकार है। वैज्ञानिक जो सोच है, साइंटिफिक जो सोच है, इस देश को ख़त्म किया जा रहा है पिछले कई सालों से, 50 सालों से। और लोग जो है, लोगों के चरित्र में, व्यवहार में साइंटिफिक जो टेम्परामेंट ना आ जाए, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो बामसेफ जो है बाबा साहब की विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हुए लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट भी विकसित करता है, लोगों को प्रबोधित करता है, लोगों को जागरूक करता है और संवैधानिक जो व्यवस्था है उसकी पूरी की पूरी जो है सम्यक जानकारी दे रहा है। इसके वजह से जो है लोग जो है चाहे किसी भी जाति समुदाय के, किसी भी धर्म के हों, बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। सब लोग खुश हैं कि अच्छा है, ऐसी भी बात है, भारत के संविधान में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये जानकारी मिल रही है। तो सभी लोग खुश हो रहे हैं कि नहीं, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही रचनात्मक, बहुत ही टारगेट ओरिएंटेड काम हो रहा है। तो बामसेफ के विषय में जो है लोगों को जानकारी ये होनी चाहिए कि ये एकमात्र ऐसा संगठन है जिसको विचारों का विश्वविद्यालय कहा जाता है। इट्स ए ट्रू यूनिवर्सिटी ऑफ थॉट। ये कहते हैं कि विचारों का जो है एक विश्वविद्यालय है जहाँ से विचार पैदा होते हैं और वो विचार जो है देश हित में, राष्ट्र हित में, भारत के निर्माण में है। ये वो नहीं है जो जातियों को बंटवारा, हम लोग जातियों के खिलाफ हैं, जातियों को तोड़ते हैं, समाज का निर्माण कर रहे हैं। भारत में जाति समाज को तोड़ने का एक षड्यंत्र रहा है। ये पिछले 20 सालों से हम लगातार लोग चिल्ला चिल्ला के हर गांव गली में कह रहे हैं, जिसका परिणाम हो गया है कि जो जातिवाद में विश्वास नहीं कर रहे हैं वो सभी के सभी बामसेफ से जुड़ते जा रहे हैं। इस तरह हम धीरे धीरे जो है जातिवाद की मानसिकता को भी जो है ख़त्म कर रहे हैं। ये राष्ट्र हित में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो बामसेफ का है। माननीय शिवाजी राय यादव जो कि बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सर जैसे कि ये जो अधिवेशन है, आप हमारे दर्शकों को बताइए इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको, चूँकि अभी तक बामसेफ वाले में जनरल लोगों का कंसेप्शन था कि ये एक्सक्लूसिवली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का ये ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जब मैंने बामसेफ को सही रूप से जाना और बाबा साहेब के विचारों को जाना, तो मुझे ऐसा लगा तब तक बाबा साहेब की वो बात सफल नहीं हो सकती, उनकी क्रांति तब तक सफल नहीं हो सकती, उनके विचारधारा का अनुरूप हम लोग तब तक काम करें जब तक हम पूरे 85% यानी कि इंक्लूडिंग ओबीसी एंड जितने हैं ईबीसी वगैरह सभी को नहीं जोड़े, हम लोग सफल नहीं हो सकते हैं। और इस संदर्भ में हम अब इस बामसेफ संगठन में ये पहला बार है जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने बनाने का हिम्मत किया ओबीसी के लोगों को। बाकी जितने हैं उसमें एक जाति विशेष के लोग ही काम कर रहे हैं, जैसे खास करके महार जाति के लोग ही सारे संगठन को चलाते हैं। लेकिन ये संगठन पहला बार है जो मूल निवासी संकल्पना के तहत ओबीसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। और मुझे उम्मीद है कि अब ओबीसी के लोगों में भी चेतना आई है और वो लोग जुड़ रहे हैं और आने वाले समय में कुछ परिवर्तन आएगा। उस दिशा में हमने बिहार में उसका एक्सपेरिमेंट भी किया था बामसेफ की तरफ से। अभी जो हुआ है पॉलिटिकली उथल पुथल, उसमें हम लोगों ने बहुत काम किया है। आप देख रहे हैं आज हमारे साथ हैं ताराराम मैना जो कि राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर जैसे कि यहाँ पर जो 33वां संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन कार्य का आयोजन किया जा रहा है, उस कार्य के विषय में आप हमारे दर्शकों को इसकी विशेषताएं बताइए। ये हमारा 33वां संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन है। जो बामसेफ के राष्ट्रीय अधिवेशन लगातार चल रहे हैं उसमें 33वां है। और 2004 में हमने राष्ट्रीय मूल निवासी संघ जो बामसेफ संगठन की एक एजुटेशनल विंग तैयार की थी, उसका ये 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। संयुक्त अधिवेशन में 33वां अधिवेशन कहा जाता है। ये बामसेफ संगठन जो एक एम्प्लॉइज़ फेडरेशन है और पूरे देश में लोगों में जनजागरण का काम कर रहा है। चूँकि ये संगठन एक कर्मचारियों का, अधिकारियों का होने की वजह से ये संगठन एक मर्यादित है, नॉन एजुटेशनल है, नॉन पॉलिटिकल है, नॉन रिलीजियस है। लेकिन इस देश के अंदर अपने हक और अधिकारों के लिए लोगों को संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि यहाँ इस देश के अंदर जो हुक्मरान हैं, शासक वर्ग है,
वो इतना ईमानदार नहीं है कि किसी को भी मांगने से उनके हक या ईमानदारी से उनके हक दे दे। इसके लिए हम लोगों ने एक एजुकेशनल विंग बनाई थी जिसके अंदर स्टूडेंट्स हैं, महिलाएं हैं, पेंशनर हैं, वकील हैं और वे तमाम लोग जो गैर सरकारी कर्मचारी हैं, उन तमाम लोगों का ये राष्ट्रीय मूल निवासी संघ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक बामसेफ का फ्रंटल ऑर्गन कहलाता है। इसके माध्यम से हम पूरे देश में एक क्रांति लाना चाहते हैं, एक जन जागरण के माध्यम से एक जन आंदोलन तैयार कर रहे हैं जिसके अंदर भारतीय संविधान, जिसे पिछले 65-66 सालों में लागू नहीं किया गया है, उस राष्ट्रीय भारतीय संविधान को हम पूरी तरह से लागू करवाना चाहते हैं। यही हमारा मूल उद्देश्य है। इसी को लेकर के ये 5 दिन तक हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन चलेगा। क्योंकि 50 ट्रेनें देश भर से रद्द हो चुकी हैं, उसकी वजह से और कुछ कोहरे की वजह से, ट्रेनें लेट होने की वजह से हमारे लोग अभी भी रास्ते में फंसे हुए हैं। वे शाम तक पहुंचेंगे। कल हमारा विधिवत ये अधिवेशन सिस्टम से 4-5 दिन तक चलेगा और इस अधिवेशन के माध्यम से पूरे देश भर से लगभग अभी जो मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार 18 राज्यों के लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। 18 स्टेट के लोग जो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे यहाँ आए हुए हैं, वे लोग अपने अपने राज्य में ये संदेश लेकर जाएंगे कि जिस तरीके से राष्ट्रीय मूल निवासी संघ ने भारतीय संविधान को लागू करवाने का बीड़ा उठाया है, उसे वो पूरा करने के लिए पूरे देश भर से साथ सहयोग मांगेंगे और हम जल्दी ही भारतीय संविधान को पूरी तरह से लागू करवाएंगे। ज्वाइंट वेंचर में जो यहाँ एक राष्ट्रीय कन्वेंशन हो रही है, मैं इसके बारे में 2 बात कह के पृष्ठभूमि बनाना चाहता हूँ। बामसेफ इस देश में एक ऐसी गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है जो कम से कम 2500 साल की हमारे महापुरुषों की बलिदान, त्याग, कुर्बानी और उनकी एक वैचारिक क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए इस देश में पिछले 50 सालों से कितनी विपरीत परिस्थितियों में, कितने विकट संकटों में, कितनी बुरी परिस्थितियों में हमारे इन योद्धाओं ने, इन महापुरुषों ने, इन हमारे समाज के क्रांतिकारियों ने कितने ही विपरीत परिस्थितियों में होते हुए भी बामसेफ और आरएमएस की और हमारे महापुरुषों की विचारधारा को जो आज इस देश में गली गली में, मोहल्ले में, हर शहर में, हर गांव में एक बाबा साहब के नाम को, हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम को, कबीर साहब के नाम को, ज्योतिबा फूले और हमारे रविदास जी के नाम को, या हमारे जितने भी महापुरुष हुए, क्रांतिकारी महापुरुष हुए हैं, जिनका सभी का हमने यहाँ पर आपके सामने बहुत ही अच्छी तरीके से पिक्चर की फॉर्म में डिपिक्शन किया है। उन लोगों ने जो समय समय पर देश के अंदर आंदोलन किया है, जो क्रांति की है, जो आप लोगों के लिए एक वैचारिक क्रांति की है, जो आप लोगों के लिए एक सोच दी है, एक नया लड़ने का एक नजरिया और तरीका दिया है, आपको अपनी आजादी के लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी सेल्फ की आइडेंटिटी के लिए और अपने खुद के एक विवेक के लिए जो आप लोगों को हमारे महापुरुषों ने समय समय पर जो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन या क्रांति के तौर पर इस देश के अंदर बिगुल बजाया है, अगर ये बामसेफ और इस देश के ये मूल निवासी महापुरुष, ये क्रांतिकारी योद्धा, जिनमें हमारे मुख्यतः मलकीत सिंह बहल साहब जो लंदन से हमेशा हमारे प्रोग्रामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, बहुत योगदान करते हैं और वहां का सारा काम इतनी अपने लॉस कर भी हमारे अधिवेशन में हमेशा आते हैं। श्री मलकीत सिंह बहल जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे आदरणीय हैं इन लोगों के महापुरुषों के त्याग और बलिदान से। और हमारे फकीर चंद जी इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं जो यूएसए से आए हैं साथियों। हालांकि यूएसए में इनको बहुत सुख सुविधाएं हैं, इनका पूरा परिवार वहां पे पूरी अच्छी तरह से जिंदगी व्यतीत कर रहा है, लेकिन इनको चैन नहीं है। इनको पूरा का पूरा देश के लिए, समाज के लिए अपने आप को दिन रात चिंता और चिंतन करते रहते हैं कि इस देश का, इस मूल निवासी समाज का क्या होगा, कहां जा रहा है देश, क्या हो रहा है समाज में, कहां हम लोग भटक रहे हैं और क्यों हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे महापुरुष को जिन्होंने जिंदगी लगा दी है, माननीय फकीर चंद जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें साथियों। मैं आप लोगों से एक बात कह देना चाहता हूं, अगर ये योद्धा, ये
क्रांतिकारी सपूत, ये सच्चे देश के हितैषी, इस देश के सच्चे सिपाही अगर इस बामसेफ राष्ट्रीय मूल्य संघ का इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो मैं आपको दावे से कह रहा हूं, मेरे बात को नोट कर लीजिए, एफिडेविट पे लिख लीजिए या किसी भी जगह नोट कर लीजिए कि साथियों वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारे विचार, हमारी क्रांति, हमारा समाज, हमारा मूल निवासी और हम सभी एक दिन दोबारा से इस देश के अंदर गुलामी की जंजीरों में जकड़े जाएंगे और हमारी वो हालत हो जाएगी जो आज से हजारों साल पहले होती थी। तो मैं इसलिए इस मंच के साथ जो जुड़े हुए सभी साथियों से और यहाँ आए हुए देश विदेश के लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग इन महापुरुषों के लिए जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें। इसी बीच में हमारे बीच में आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवाजी राय यादव जी, जो हमारे ओबीसी समाज से हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी जाति और अपने वर्ग को कभी तवज्जो नहीं दी। वो समाज से और अपने पारिवारिक तौर से एक बहुत ही ज्यादा बिल्कुल डेडिकेटेड जो है कबीरपंथी हैं। हमारे दिमाग में एक प्रेजुडिस होता है, हम एक भावना से ग्रसित होते हैं कि वो अगर ओबीसी है तो वो हमारे भाई नहीं है या हमारे साथी नहीं है। ऐसा नहीं है साथियों, जबकि सच्चाई ये है कि हमारे महापुरुषों की विचारधारा इस दुनिया में नहीं, इस भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में सर्वोपरि है। कबीर साहब का और बाबा साहेब का, भगवान बुद्ध का, ज्योतिबा फूले का या हमारे सभी महापुरुषों का इस दुनिया में कोई तोड़ नहीं है, उनका कोई विकल्प नहीं है। सिर्फ कमी है तो हम लोगों की कमी है, अगर कमजोरी है तो हमारे में कमजोरी है, अगर गद्दारी कर रहे हैं तो हम लोग गद्दारी कर रहे हैं, अगर नालायक है तो हम लोग नालायक हैं जो अपने महापुरुषों को या उनकी विचारधारा को या उनकी क्रांति को हम आगे नहीं फैला रहे हैं। इसलिए इस बात को हमें बड़े जोर से आप लोगों को आपके कान और दिल में डालना चाहते हैं कि साथियों ये बहुत दुख की बात है कि जिस तरीके से बामसेफ वाराणसी ने कितने दिन रात लगकर ये इतना बड़ा पंडाल सजाया है, लेकिन हमारे लाखों प्रयास के बाद भी आज पंडाल में वो इतने सारे लोग नहीं आ पाए। ये बड़े दुख की बात है, लेकिन हम लोग मैदान नहीं छोड़ने वाले हैं, हम लोग किसी तरह से हारने वाले नहीं हैं, ये योद्धा किसी तरह से डरने वाले नहीं हैं। इन्होंने जिंदगी का मकसद कोई और नहीं बनाया है, इन्होंने कुछ और जिंदगी में नहीं चाहा है। ये मंत्री, एमएलए या कोई बड़े उद्योगपति बनने के लिए नहीं बैठे हैं। इनके दिल और दिमाग में इस समाज के लिए दर्द है, इनके दिल और दिमाग में इस बहुजन समाज के आने वाले जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ी सोच है, इनके दिल और दिमाग में हमारे महापुरुषों की विचारधारा को जिंदा करने के लिए एक जुनून है। इसलिए चाहे यहाँ पे 100 लोग बैठे हैं या 200 लोग बैठे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें पता है कि इस देश पंडाल के अंदर कम से कम 15 स्टेट्स के लोग आए हैं। मैं गिनवा सकता हूं, यहाँ पे पंजाब से लोग आए हैं, गुजरात से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, केरला से आए हैं, तमिलनाडु से आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं। हमारे इस पंडाल में 200 लोगों में ही सही पद्मश्री कामले साहब या कम से कम 15 स्टेट्स के लोग बैठे हैं। तो मैं आप लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपके अंदर कम से कम 200-300 लोगों में ही सही इस देश में भी चिंगारी बाकी है, लेकिन इस चिंगारी को हम इतनी जोर से और आगे फैलाएंगे, इतनी जोर से और आगे प्रज्वलित करेंगे कि मेरा दावा और विश्वास है और महापुरुषों का हमारे साथ साथ है कि हम किसी भी हद में, किसी भी परिस्थिति में इस समाज के इस क्रांति को, इस आंदोलन को हम आगे बढ़ने से रुकने नहीं देंगे और हर हाल में इसको हमारे महापुरुषों को इस देश के अंदर सर्वोपरि स्थापित करके रहेंगे। ये राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ और बामसेफ का हमारा एक वादा है और दृढ़ निश्चय है। क्या आप इसमें हमारे साथ हैं? अगर साथ है जोर से बोले बाबा साहेब, जय भीम। इस देश के दलित आदमी को इस्तीफा देना पड़ा। ये बलवंत सिंह के नाम के आदमी पंजाब के, उनको इस्तीफा देना पड़ा। ये बात मुझे 82 में समझ लगी और उसके बाद ये बामसेफ के बारे में पूरी जानकारी मिली। आज से 40 वर्ष पहले महाराष्ट्र में एक हंगामा हुआ और उस हंगामे में 3 आदमी आगे आए। 3 आदमियों का नाम है पंजाब से काशीराम जो चमार थे, महाराष्ट्र से खपड़े साहब जो शायद महार थे और राजस्थान से दीना बाना जी जो वाल्मीकि थे। ये 3 आदमी 40 वर्ष पहले समाज के सामने आ गए। बात कैसे बनी, इतिहास कैसे बना, ये लंबी बात है।
लड़ाई चली और काशीराम जी को पहली बार 40 वर्ष पहले जात पात का बीज नाश पुस्तक पढ़ने के बाद बाबा साहब के बारे में पता चला। हम जब देश में फैल गए थे, हम बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ गए थे, हम कोठी कार बंगले वाले बन गए थे, हम कचरे में पड़े रहने वाले लोग जब अच्छा खाना लगे थे, अच्छा पहनने लगे थे, अच्छा जीने लगे थे, तब 40 वर्ष पहले काशीराम जी को बाबा साहब के बारे में पता चला। और वो तीनों आदमी, उन्होंने जो मूवमेंट खड़ी की, जो लहर खड़ी की, उसका नाम बामसेफ है। और बामसेफ का अर्थ क्या है? इस देश के मूलवासी। इस देश के मूलवासी का क्या अर्थ है? कि यहां कोई विदेशी भी है। इसका अर्थ यह है, अगर हम मूलवासी हैं तो कोई विदेशी भी है। इस देश में पहली बार ज्योतिराव फूले की बात जो 1848 में उन्होंने कही, वो 40 वर्ष पहले हमारे सामने आई कि यहां कोई मूलवासी भी है और कुछ लोग विदेशी भी हैं। यहां से बामसेफ का निकास हुआ और तब संविधान से निकला SC ST OBC का आदमी, और तब संविधान के अनुसार जो माइनॉरिटी, जो अल्पसंख्यक थे, जैसे सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, ये सभी लोग, जिनमें 95% लोग SC ST OBC के लोग, जो 100 में से 95 लोग SC ST OBC के लोग हैं, उनका पता चला। जब उनको जोड़ा गया, वो 100 में से 85 निकले। 100 में से 85 एक तरफ हो गए। बामसेफ ने 100 में से 85 एक तरफ कर दिए और 15 लोग विदेशी एक तरफ कर दिए। यहां से तुम्हारा बामसेफ का इतिहास शुरू होता है। तब हमें पता चला, और आज से बाबा तेरे से प्रण करते हैं कि पूरा जीवन तुम्हारे मिशन के लिए लगाएंगे। आज 35-36 वर्ष हो गए, हमने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। ये है बामसेफ, इसका अर्थ है बामसेफ। और इस देश में जो परिवर्तन नजर आ रहा है, जो पूरी दुनिया में परिवर्तन नजर आ रहा है, अगर तुम सोशल मीडिया पर देखोगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन नजर आता है। ये बामसेफ की बदौलत है। मुझे कहा गया, बच्चन साहब ने कहा कि मुझे थोड़ा बामसेफ पर बोलना है। मैंने थोड़ी बातों में आपको यह बताया है कि बामसेफ क्या चीज है। अगर मुझे बोलना हो अकेली बामसेफ पर, तो मैं 3-4 दिन लगातार बोल सकता, क्योंकि मैंने बामसेफ जिया है, बामसेफ को जिया है मैंने। मैं कल भी बामसेफ का आदमी था, आज भी बामसेफ का आदमी हूं, और जब मरूंगा तब भी बामसेफ का आदमी रहूंगा। बाबा साहब के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि उन्होंने अलग अलग विषयों में काम किया है, लिखान किया है और एक समाज को जागृत करने का काम किया है। और हमारे समाज में आज सभी प्रकार की लीडरशिप है। पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमारे समाज में, सोशल लीडर्स है, इंटेलेक्चुअल लीडर्स है, स्टूडेंट लीडर्स है, यूनियन लीडर्स है। मगर हमने यह सोचा कि हमारे समाज में भी बिजनेस लीडर्स पैदा होने चाहिए, और यही सोच को लेके हमने कुछ थोड़ा अलग काम करना शुरू किया। अलग नहीं,
एक आवश्यक काम। हम तो समाज के अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, राजनीति में लोग हैं, धर्म के प्रचार का काम कर रहे हैं, धम्म का प्रसार कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग विषयों में काम कर रहे हैं, मगर एक दलित समाज का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, उसके लिए भी कुछ काम होना चाहिए। यह सोचकर हमने 2005 से कुछ पूना से शुरू किया। जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने सब इकट्ठा आके एक काम को शुरुआत किया और उसके 10-11 साल अभी हो गए हैं। मुझे यह खुशी है आप सबसे बताते हुए कि एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं, उस प्रकार यह ऑर्गेनाइजेशन जो डिक्की है, दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसका एक फाउंडर चेयरमैन के नाते मैं ये कह सकता हूँ। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत अलग अलग विषयों में है, मगर उनका इकोनॉमिक में जो कंट्रीब्यूशन है, अर्थशास्त्र में जो कंट्रीब्यूशन है, उसी को लेके कुछ आगे बढ़े और हमारे देश के जो नौजवान हैं उनके साथ मिलकर काम करे, ऐसे हमने सोचा। आज अगर हम देखेंगे तो हमारे देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर हम देखेंगे तो हमारे देश में 18 से 35 उम्र के 65% युवा है। हमारा देश एक युवाओं का देश है और हम यह जो चेंबर चला रहे हैं, यह शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो कॉन्स्टिट्यूशनली आइडेंटिफाइड जो 2 क्लास है और उनके लिए जो प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में है, यह शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का आज इस देश में 25% पॉपुलेशन है। अब हम सब लोग बहुजन समाज का कहते हैं, वो एक लार्जर पर्सपेक्टिव है, मगर जो कॉन्स्टिट्यूशनली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो पॉपुलेशन है, इस 125 करोड़ देश में 25% यानी कि 30 करोड़ पॉपुलेशन यह शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का है। और इसमें 18 से 35 उम्र के 65% यह युवा है। तो 30 करोड़ के 65% 18 से 35 उम्र के जो युवाओं का पॉपुलेशन है अनुसूचित जाति और जनजाति का, वह 19 करोड़ है। और इस 19 करोड़ युवा पॉपुलेशन इस देश का जो है, उसकी आशा, आकांक्षा और अपेक्षा बहुत अलग है। उसको एड्रेस करने की आवश्यकता है। समय के साथ हमें चलने की आवश्यकता है। देखिए, हमारे देश ने 1991 में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अडॉप्ट किया। वो अच्छा है बुरा है इसके ऊपर बहस हो सकती है और हो भी रही है, मगर वो अभी सेटल हो गया है। तो इस न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हमें अलाइन करना पड़ेगा। हमें इस देश के जो नौजवान हैं, उस नौजवान की आशा, आकांक्षा और अपेक्षा है आने वाले समय में 21वीं सदी का जो भारत है, उस भारत में हमें उसको भी एड्रेस करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। एक चेंबर होने के नाते हम सरकारों के साथ काम करते हैं, क्योंकि सरकार ही पॉलिसी बनाता है। इंडस्ट्री हो या इकोनॉमी की जो पॉलिसियां हैं वह सरकार बनाता है। तो सरकार के साथ मिलकर हम बहुत सारी आज तक पॉलिसी बनाई है जो नहीं थी। इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में प्रमोट करने के लिए बहुत सारी पॉलिसी हमारे पहले नहीं थी, अभी
सभी पॉलिसी जो है हमने बना ली है और मुझे लगता है इसका उपयोग जो ये नए युवा है उसके एस्पिरेशंस, आकांक्षाएं को एड्रेस करने में कामयाब होगी, ऐसे मुझे लगता है। हम जिस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं इस देश में, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बहुजन समाज को, वह किस परिस्थिति में था ये हम सबको पता है। हम किस परिस्थिति से उभरे हैं ये सब हमको पता है। मगर मैं आपको एक 2-3 उदाहरण देने वाला हूं दुनिया भर के, जिस समाज के जीवन में संघर्ष रहा है वही समाज आगे बढ़ा है। मैं आपको उदाहरण दूंगा अमेरिका में बसा अफ्रीकन अमेरिकन समुदाय का। भाइयों, यह अफ्रीकन अमेरिकन समुदाय जिसको कहते हैं अभी, उसको पहले निग्रो कहते थे, ब्लैक्स कहते हैं। यह कब अमेरिका में आया? तो यह समुदाय 1609 में अफ्रीका से बोट में भर के अमेरिका चला गया। अमेरिका क्या था? अमेरिका एक जंगल था, जंगल बस। उसकी खोज किसने की है आप सबको पता है। तो एक जंगल था, कुछ नहीं, वहां रास्ते बनाने हैं, रोड बनाने हैं, पोर्ट बनाने हैं, खेती करनी है, यह सब करने का काम इस अफ्रीकन अमेरिकन लोगों ने किया। जो आज अमेरिका दिख रही है उस अमेरिका को बनाने का काम अगर किसने किया होगा तो वह अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग हैं, जो 1609 में पहला बोट अफ्रीका से भर के अमेरिका चला गया, उन लोगों ने किया है। वो तो स्लेव थे, गुलाम जिसको कहते हैं। बस उनसे काम निकलवाना है, इसीलिए उनको खाना खिलाते थे। बस उनसे काम निकलवाना है। तो काम निकलवाना है तो वो अच्छा रहना चाहिए, वो तगड़ा रहना चाहिए, तभी वो काम करेगा। तो उसको खाना अच्छा खिलाते थे। बस वो एक स्लेव की जिंदगी जीते थे। उनकी मंडी लगती थी यूरोप में स्लेव्स की, जो गुलाम की। तो वह जो समुदाय है जिसके जीवन में संघर्ष रहा है, तो कुछ नहीं, जानवर से भी बदतर। मगर उसी समुदाय में से एक आदमी 2009 में उसी अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता है। यह 400 साल का इतिहास है। 1609 और 2009 में उसी अफ्रीकन अमेरिकन में से, उसी स्लेव में से एक पैदा हुआ आदमी उस अमेरिका का अध्यक्ष बनता है, जिसका नाम है बराक ओबामा। मेरे एक मित्र है, घूमना होता है बिजनेस की वजह से और किसी वजह से। मेरे एक मित्र है प्रोफेसर ब्राउन, बहुत लोगों को भी पता होगा। ही इज अ ब्लैक इंटेलेक्चुअल। वो इंडिया आते जाते रहते हैं। मैंने उनको पूछा कि ये प्रोफेसर ब्राउन, मुझे ये बताइए कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, एक ब्लैक मैन इन व्हाइट हाउस, ये व्हाइट हाउस में एक कैसे ब्लैक मैन वहां पहुंचा, उस अमेरिका का अध्यक्ष बना। तो मेरे मित्र प्रोफेसर ब्राउन मुझे बताते हैं, मिलिंद, 50 साल पहले, जैसे आपने 1980 में मैं सुन रहा था कि बामसेफ की शुरुआत हुई और कुछ सोच के एक नक्शा बना और आगे बढ़ रहे हैं और एक बदलाव, तभी 50 साल पहले वो समाज के सभी क्षेत्र में चले गए। अभी आप देखते हो अमेरिका की ओर से एथलेटिक्स में जो दौड़ने वाले कौन लोग होते हैं, टेनिस खेलने वाले कौन लोग होते हैं, वो ब्लैक्स हैं। वो स्पोर्ट्स में चले गए, वो हॉलीवुड में चले गए। आप देखते हो ना सिनेमा, इंग्लिश पिक्चर, जॉन स्मिथ, हैल बेरी, जॉर्ज वॉशिंगटन, ये जो सब जो हॉलीवुड में आज वो डोमिनेट करते हैं, तो हॉलीवुड में चले गए। उसी प्रकार प्रोफेसर ब्राउन मुझे बता रहे थे, मिलिंद, कुछ लोग बिजनेसेस में चले गए और उसी में से एक रॉबर्ट एल जॉनसन,
पहला ब्लैक बिलियनियर अमेरिका में बन गया, जिसके यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स हुए, इंस्पिरेशन स्पीचेस हुए अमेरिका में, ब्लैक यूथ को इंस्पायर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। और हजारों हजार आज अमेरिका में ब्लैक बिजनेसमैन बने हुए हैं। तो प्रोफेसर ब्राउन मुझे ये बता रहे थे कि मिलिंद, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बिजनेस ओबामास, दैट्स व्हाई वन बराक ओबामा इज इन व्हाइट हाउस। तो वो वहां व्हाइट हाउस में पहुंच गए। तो यह हमारे देश में भी हम जब सोचते हैं, हम करते हैं, तो यह सेक्टर जो है, यह बिजनेस, इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड, यह एक जो सेक्टर है उसमें हमारा प्रेजेंस बहुत ही कम है। तो हमने ये तय किया कि यहां पे हमें काम करना चाहिए, इस सेक्टर में हमें काम करना चाहिए। हम कितने भी बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे, हम बाबा साहब अंबेडकर जी के फॉलोअर है, महात्मा फुले जी के फॉलोअर है, हम एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे हमारे लोगों का। जो आम तौर पर हम देखते हैं, जो पूंजीपति लोग हैं वो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, मगर हम बाबा साहब अंबेडकर जी और महात्मा फुले जी की संतान हैं, तो हम एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे, मगर हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। जब नोटबंदी के 2 दिन बाद इस देश का फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है, पूरे होशो हवास के साथ कह रहा है, और उसने डंके की चोट पर ये बयान पार्लियामेंट के अंदर भी दिया। क्या बयान दिया? क्या बात करते हो? ये नोटबंदी का तो हमारी कैबिनेट तक को पता नहीं था। कितना बड़ा षड्यंत्र, मगर कोई समझे तभी ना। अरे नोट से संबंधित, करेंसी से संबंधित, करेंसी इशू करने से संबंधित, करेंसी में, नोट में परिवर्तन करने से संबंधित कोई भी निर्णय अगर कोई ले सकता है तो भारत सरकार की कैबिनेट ले सकती है। और जब इस देश का वित्त मंत्री कहता है कि कैबिनेट तक को भी नहीं पता, इसका मतलब ये शरारत अगर हुई है तो नागपुर के आरएसएस के दफ्तर के माध्यम से हुई है। हमारे संवैधानिक मूल्यों को बताया जा रहा है। जो काम इस देश के रिजर्व बैंक के गवर्नर को करना चाहिए, वो काम इस देश का नाटकबाज प्रधानमंत्री कर रहा है। ये कुल्लम कुल्ला इस देश के संविधान की अवहेलना है। आज एक व्यक्ति को सारी ताकत दी जा रही है, एक व्यक्ति को सारी ताकत दी जा रही है। और भाई, मैं बाम शिव का बड़ा मुरीद हूं। कारण क्या है कि भगवान बुद्ध के जाने के बाद बाबा साहब आए, और बाबा साहब के जाने के बाद बाबा साहेब और बुद्ध की शिक्षा को घर घर तक पहुंचाने के लिए बाम शिव आया। कारण क्या? बुद्ध कहते हैं अपने पहले प्रवचन में, अपने अलावा जो 60 भिक्षु उन्होंने तैयार किए थे, सारनाथ की पवित्र भूमि पर तैयार किए थे, और उनको कहा था, चरत भिक्षुए चारिकंग, बहुजन हिताय बहुजन सुखाए। चलो, चल के जाओ, चारिकाय करो, और घर घर जाकर के इस अंधकार को मिटाने के लिए इस ज्ञान का प्रदीप जलाओ। अभी तक हुआ क्या? अभी तक हुआ ये कि हम मंच पर तो बहुत कूदे, मंच पर बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण तो बहुत किए, मगर मेरे घर में मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को कुछ पता ही नहीं कि हमारा बाप क्या करतूत करके आ रहा है। इस प्रथा को तोड़ने का काम, इस प्रथा को तोड़ करके सारी जनता को अपनी मूल विचारधारा से जोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो बाम शिव ने किया। आज बाम शिव बेशक 4 टुकड़े में है, कोई बात नहीं। कारण यह है कि इस हाथ में भी एक उंगली नहीं है, 5 उंगली है, और 5 उंगली कैसी है? किसी का कद, किसी की मोटाई एक बराबर नहीं, मगर कुदरत का नियम है, जब हम खाने बैठते हैं तो 5 उंगलियां एक साथ आ जाती हैं। इसलिए मेरी कामना है,
मेरी इच्छा है जब हमारे समाज पर अब आक्रमण हो रहे हैं, हमारी अस्मिता पर जब हमले हो रहे हैं, तो भाई बामसेफ के 4 संगठन हो या बाकी और गैर राजनीतिक संगठन हो, उन सबको एक मंच पर आकर एक आवाज में अपने अधिकारों को छीनने के लिए अगर इस देश के शासकों के सिर पर हथौड़े भी बरसाने पड़े, हमें चूकना नहीं चाहिए। ये सरकारें जो कर रही है सबके सामने रिपीटेशन करने से कोई फायदा नहीं, लेकिन आज जो कर रही है कल को कैशलेस भी कर रही है। लेकिन हम जहाँ तक भारतीय संविधान की बात करते हैं, जो हमारे सामने मंच पे लिखा है, आज हम जो कुछ हैं वो संविधान की बदौलत है। लेकिन क्या भारत सरकार का हर काम संविधान के अनुसार हो रहा है? आप हर एक योजना देखिए, हर योजना संविधान के विरुद्ध बन रही है। आज से नहीं, कई सालों से बन रही है। लेकिन क्या हम इनको रोक पाए? इनको रोकने के लिए हमारे पास भी वैसी ताकत होनी चाहिए, हमारा अपना मीडिया होना चाहिए, हमारा अपना पेपर होना चाहिए, ताकि हम गांव-गांव में भी जो पटवारी हैं, टीचर है, जो छोटी मोटी नौकरी, उनके पास हमारी विचारधारा जानी चाहिए। लेकिन हमारे पास हमारा ऐसा कोई मीडिया अभी तक नहीं हुआ है प्रकाशित, हम गांव-गांव में इसको भेज सकें। तो ऐसे जो काम है और अभी सरकार जो कर रही है, अगर इसका वास्तव में विरोध करना है, अरे पूरे भारत में हमारे लोग 1 दिन क्या, 2 दिन क्या, घंटों क्या, 4-4, 5-5 दिन तक लाइनों में खड़े रहे, फिर भी पैसा नहीं मिला, तो किसको शिकायत करें? कौन है सुनने वाला? लेकिन क्या हमने ऐसा कोई क्रांतिकारी कदम उठा के बताया कि इन लोगों को पता लग जाता कि यहाँ के मूल निवासी हैं और कुछ कर सकते हैं? अभी सप्ताह भर पहले या 4-5 दिन पहले वेनेजुएला की खबर आप सब ने पढ़ी होगी। वहाँ भी ऐसा ही नोटबंदी का आदेश निकाला गया था, लेकिन वहाँ की आम जनता एक होकर सड़क पर उतर गई और सड़क पर उतरी। विपक्ष ने उसका, वो कमज़ोर था, वहाँ भी कमज़ोर था, लेकिन जब जनता सड़क पर उतरी तो एक ताकत उनमें भी आई और आखिर वो नोटबंदी का आदेश वापस लेना पड़ा। हम अगर अपने संविधान को वास्तव में दिल से चाहते हैं और संविधान को वास्तव में बचाना चाहते हैं, तो खाली भाषणबाजी से नहीं, हमें भी सड़क पर उतरना होगा। आज ही मैं दिल्ली में सवेरे आई, पटना से अलग फ़ोन आए, भोपाल से अलग फ़ोन आए, क्या करें? मैं तो सबको एक ही बात कह रही हूँ, इस दिल्ली के 5 चौराहे केवल 4 घंटे के लिए जाम करिए। आज की नहीं, कई बार से कर रही हूँ। जब तक हम दिल्ली को जाम नहीं करेंगे, दिल्ली के 4 चौराहे मेन चुन लीजिए, 4 चौराहे 5 और ज़्यादा नहीं, 2-4 घंटे के लिए आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। लेकिन उसके लिए बलिदान चाहिए, सेक्रीफाइस चाहिए, लाठें भी मिल सकती है, गिरफ्तारी भी मिल सकती है, जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर हमारे में इतनी हिम्मत हो और हम इस तरह से अगर वहाँ जाके उतरे, क्योंकि यहाँ पर हम अंदर चाहे कितने बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण दे दें और कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक वेनेजुएला की जनता जो सड़क पर उतर के उसने बताया, हम जब तक वो ताकत नहीं तैयार करेंगे तब तक हमारी कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए ज़्यादा न बोलकर अपने अपने एरिया में हरे कोई यूनाइटेड ताकत बनाई है भाई। यूनाइटेड ताकत नहीं बन रही है, हम अकेले अकेले आते हैं, बोलकर चले जाते हैं, 5 दिन तक यहाँ रहेंगे, बोलेंगे और वापस चले जाएंगे। अभी 26 नवंबर को भी सब इकट्ठे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी आज हालात आप सबके सामने है। आखिर कारण क्या है? किसको दोष दें? हर एक के लिए दोषी तो हम है ना। घर में बैठे रहते, काम नहीं करते, निकलो घर से बाहर और संविधान के विरुद्ध काम करने वाले को धूल चटा दो कि है क्या, तो आज वो भी जमीन पर आ सकता है, लेकिन बशर्ते कि हमें जमीन पर उतरना पड़ेगा। पहले हम जमीन पर उतरे तब वो जमीन पर आएगा। ठीक है, वो कर रहा है, वो किसके इशारे पे कर रहा है, क्या कर रहा है, वो उनका काम कर रहे हैं, ये उनका काम है। वो तो खुलेआम कह रहे हैं ना, आप सुनते नहीं है क्या? इनके सब साधु सन्यासी बोलते हैं हम इस भारत के संविधान को नहीं मानते, हमारा संविधान तो मनुस्मृति है, उसके अनुसार काम कर रहे हैं। तो वो खुलेआम ये चीज़ कह ही नहीं रहे, कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास इतनी बड़ी ताकत है, भारत का संविधान हमारे पक्ष में है और बाबा साहब जैसे महामानव हमारे मार्गदर्शक हैं, हम उनके फॉलोअर हैं, फिर भी हम ये जो लादे जा रहा है हमारे ऊपर, हम उसको सहन किए जा रहे हैं। तो किसको दोष दें? हमारे अंदर लड़ने का जज्बा नहीं, सड़क पे उतरने का जज्बा नहीं, सेक्रीफाइस करने का जज्बा नहीं, हम इनको दोष देने से फायदा क्या? मैं एक ही बात कहती हूँ कि आप जहाँ भी हैं, कुछ भी है,
लेकिन सब मिलकर सड़क पे उतरने की योजना बनाइए, जाम करने की योजना बनाइए। और जब तक हम ये ताकतवर रूप में सामने नहीं आएंगे, ये इनका काम करते रहेंगे, हम चिल्लाते रहेंगे ये कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, वो कर रहे। कहो ना, उनको पता है कुछ होने वाला नहीं है, चिल्लाते रहो। इसलिए हमें अपनी यूनाइटेड ताकत तैयार करके सड़कों पर उतरना होगा। उतरने के पहले सेक्रीफाइस के लिए तैयार करना होगा। अगर सेक्रीफाइस के लिए तैयार है तो आपके संविधान के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। देश का जो नागरिक है उन्हें उनके अधिकार क्या है कि इस देश में जो पैदा हुआ है उसको सही तरीके से भोजन मिले, उसे कपड़ा मिले, मकान मिले, उसे काम मिले और वो अपने बच्चों को पाल सके, खेती बाड़ी में उसे अधिकार मिले। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं ये वो कुछ होती नहीं, क्योंकि हमारा संविधान लागू ही नहीं हुआ। 20% जो इनके सहूलियत के हिसाब से जितनी इन्हें ज़रूरत है उतना संविधान लागू कर दिया, बाकी सब दुनिया जाए भाड़ में, मुझे क्या पड़ी, ये वाला इनका डायलॉग है। हमें क्या मतलब इस देश का, जो ये कहते हैं ना स्वच्छता अभियान, उस स्वच्छता अभियान क्या है? इस देश से, इस देश का जो बहुजन नागरिक है उसे उसका सफाया कर दिया जाए, ये स्वच्छता अभियान है, ना कि कोई झाड़ू लगाना या कचरा इकट्ठा करना। ये नहीं है। सही मायने में देखा जाए तो तुम लोग जो मर रहे हो, जो अपने एजुकेशन पे काम नहीं कर पा रहे हो, तुम नौकरी नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें काम धंधा नहीं मिल रहा है, तो ये है इस देश के जो गवर्नमेंट है और जो पूंजीपति हैं, उनकी यही इच्छा है कि इस देश का बहुजन नागरिक वो धीरे धीरे वो हमारे रहमो करम पे आ जाए और फिर से ये संविधान तो खत्म हो जाए और मनुस्मृति यहाँ फिर से लागू की जाए। हमारे देश के लोग जो हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि कितने नादान हैं, नौकरियों के पीछे भागते हैं, चाहे भले क्लर्क बन जाए। ये मेरे पापा ने 1981 में नौकरी को लात मार दी, क्योंकि उनकी ये इच्छा थी कि नौकरी में, क्योंकि 15 तारीख तक आते आते सारा का सारा पैसा खत्म हो जाता और 15 तारीख तक रो रो के हमारा समय निकलता था। तो मेरे पापा कहते थे कि मेरी बेटियों की शादी मैं चाहे जो भी हो जाए, मैं बिजनेसमैन से करूंगा, मैं नौकरी वाले को नहीं ढूंढूंगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि हमारा समाज जो है वो नौकरियों के चक्कर में लगा रहता है। बच्चे पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं? कि नौकरी लग जाए, बिजनेस के अंदर तो आना ही नहीं चाहते। तो सुभाष चंद्र राम जी को देखो, अच्छी खासी नौकरी है, उसे छोड़ के हम लोगों के बीच में अपना सारा का सारा जो भविष्य है वो दांव पे लगाए बैठे हैं। ये उस कैटेगरी में आते हैं जो बहुत बढ़िया वाली नौकरी है, लेकिन वो देखो कितने हम लोगों के लिए, क्यों आए यहाँ पे? हम लोगों के लिए, अपने जो बहुजन समाज है उसको जागरूक करने के लिए। आजकल जाके कहीं पे भी अगर रिश्ता ढूंढने जाओ तो लोग कहते हैं कि अगर क्लर्क भी मिलेगा तो मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, पर बिजनेस वाले से नहीं करूंगा। तो नौकरियों के चक्कर में रहोगे तो तुम्हारा यही होने वाला है। तुम जहां हो उससे और पीछे की तरफ धीरे धीरे धकेले जा रहे हो, तुम्हें धक्का दिया जा रहा है। सब चीजों का प्राइवेटाइजेशन हो गया। आपकी देखा देखी, आप अपने माता पिताओं से पूछ लेना, उनके समय से लेके अब तक, जब से देश आजाद हुआ तब से लेके अब तक क्या हुआ? जितने भी सारे जो भी जहाँ जैसे नौकरी पा सकते थे लोग, हमारे देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं, उन सब चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, क्योंकि आरक्षण के बल पे हम लोग उसमें पहुंचते जा रहे थे। बाबा साहब ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार रखा, तो उसके अधिकार की वजह से मेरा समाज जो है पढ़ लिखने लगा तो नौकरियों पे जाने लगा। इन लोगों को डर लगा, ये जो ऊपर के जो 3 लोग हैं, इन लोगों को बड़ा डर लगा। इन्होंने कहा कि ठीक है, बाबा साहब का नाम तो उनका ही रहेगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बाबा साहब ने दिया 6 से 14 वाला, लेकिन इसको हम थोड़ा ऐसा कर देंगे कि ये बहुजन समाज पढ़ ही नहीं पाए। उन्होंने इसमें एजुकेशन के साथ में दलिया खिचड़ी जोड़ के वो जो मध्याह्न भोजन है वो जोड़ दिया। अब उसमें क्या है कि बहुजन समाज के जो बच्चे हैं, आप गांव में जाके देखो, मैं तो गांव में जाती हूँ लोगों को जागरूक करने के लिए, बाबा साहब की बातें बताती हूँ, बुद्धिज्म की बातें बताती हूँ, तो बड़ा दुख होता है। इतना दयनीय स्थिति में सब लोग हैं, ना तो उनके पास रहने की व्यवस्था ढंग से, ना पानी की व्यवस्था, और पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात है। बच्चों से उठा के पूछो कि बेटा आपका नाम क्या है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या सवाल पूछ लिया, नाम भी नहीं बताने की स्थिति में। तो ये उनसे पूछो कि लेकिन कौन से दिन स्कूल में खिचड़ी मिलती है, कौन से दिन दलिया मिलता है, कौन से दिन हलवा मिलता है, कौन से दिन क्या मिलता है, ये उसकी पूरी लिस्ट उन्हें पता है, लेकिन और उन्हें पहाड़े याद नहीं,
ABCD तो दूर की बात है, उन्हें कुछ नहीं पता, यहाँ तक कि हिंदी भी नहीं आती। बहुत बुरी हालत है। तो एजुकेशन को सारा खत्म करने के लिए, क्योंकि जब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो मेरा समाज आगे बढ़ेगा, ये बहुजन समाज, और एजुकेशन खत्म कर दोगे तो ये समाज आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसलिए इन लोगों ने हमारे बच्चों के साथ में ये खिलवाड़ किया कि एजुकेशन को भी प्राइवेटाइजेशन में ले आए। सारे के सारे स्कूल जो हैं वो पब्लिक स्कूल्स में चेंज हो गए, और जो सरकारी स्कूल बचे उसमें वो बच्चे जाते हैं जो गरीबों के बच्चे हैं, और वो वहाँ पे कुछ सीखते नहीं, और फिर कहते हैं कि आरक्षण के बल पे हम बड़े आगे बढ़ते जा रहे हैं। आरक्षण के बल पे हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं? जरा आप हमसे ये तुलना कीजिए कि तुम्हारा बच्चा जब उठता है, जो पब्लिक स्कूल में जाता है, सवेरे जब आँख खुलती है तो तुम उसको इतने बढ़िया बिस्तर से उसे जगाते हो, बढ़िया उसे दूध और बिस्किट और ब्रेड अंडे का नाश्ता देते हो, बढ़िया तैयार करके स्कूल में या कार में उसे स्कूल भेजते हो। और हमारे समाज के बच्चे जिन्हें खाने को नहीं, वो पहले उठ के मुँह, उन्हें गालियाँ खाने को मिलती हैं, लात खाने को मिलती है, तो वो जगते हैं, और क्योंकि थके, पिछले दिन के थके और वो उठ नहीं पाते, फिर उन्हें काम पे भेजा जाता है। पहले काम पे जाते हैं, अपने घर के लिए उन्हें खाना और बाकी सब चीज़ों के इंतज़ाम करना है, 10-10, 20-20 रुपए में मजदूरी पे जाते हैं, फिर जब वहाँ से लौट के आते हैं थक हार के, तो उन्हें स्कूल जाने का मौका मिलता है। और ये जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे कोई अटेंडेंस या कोई उपस्थिति दर्ज करने का कोई ऐसा ज़्यादा वो नहीं है कि इन्हें प्रेशर डाला जाए, जो बच्चे जब मर्जी चाहे आ जाते हैं स्कूलों में। और जो बच्चे धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते बड़ी मुश्किलों से और वो आ भी जाएं आगे, और फिर वो सरकारी नौकरी तक जाने का अगर उनका मौका लग जाए हाथ में, तो उन्हें कहते हैं कि ये तो आरक्षण से आया है, आरक्षण से पढ़ के आया है, आरक्षण से पढ़ के इसने MBBS में एडमिशन ले लिया, आरक्षण से पढ़ के ये इंजीनियर बनने आ गया, BTech में एडमिशन ले लिया। उन्हें इतना टॉर्चर करते हैं, इतना सुनाते हैं कि या तो हमारे बच्चे क्विट कर देते हैं, या तो वो वहाँ से छोड़ के पढ़ाई लिखाई वापस आ जाते हैं, या फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। माँ बाप को तो पता ही नहीं लगता कि बच्चे के साथ हो क्या रहा है। बच्चा सोचता है कि माँ बाप ने ज़मीन बेची, अपने कितने त्याग किए, बहन की शादी नहीं हो पा रही है और मुझे नौकरी करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा, मैं पढ़ूंगा। लेकिन वहाँ उन्हें पता ही नहीं कि मेरा बच्चा क्या सहन कर रहा है। ये हालत हो रही है मेरे समाज की।